हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB कर आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, इतिहास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग उस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाने की संभावना बिल्कुल 99% है। अगर बात करें पहले वीडियो में तो देख लीजिए, यहाँ पे PDF के तौर पर जो है ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो और उसका PDF भी लोगों के पास जो है पहुँच चुका है। जिन लोगों के पास जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे जो है उनको मैंने ये PDF जो है भेज दिया है। क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आंसर आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों से, क्वेश्चन बैंक से और NCERT बुक से सेलेक्ट करके जो है ये नोट्स तैयार किया है। तो बिल्कुल फ्री में जो है आपको ये नोट्स अवेलेबल है, और चाहे व्हाट्सअप पे लेना चाहते हैं, चाहे जो है आप टेलीग्राम पे लेना चाहते हैं, दोनों जगह जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कोई इसका शुल्क देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी PDF जो है अवेलेबल मैंने करा दिया है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसका पार्ट 2 बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पार्ट 2 वीडियो। दोस्तों, इसके पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने अमेरिका के गृह युद्ध के जो ये क्वेश्चन है ये सब जो है क्वेश्चन कवर कर चुके थे। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे पार्ट 2 में। यहाँ पे सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि को इसके प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछा है। सहायक संधि पर टिप्पणी लिखिए तथा विशेषताएं भी बताइए। आपको जानकारी के मुताबिक दोस्तों बता दें कि जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग प्रकार से घुमा घुमा के पूछा जाता है अलग अलग सेटों में। तो आपको ध्यान में इतना रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ पे सहायक संधि के बारे में पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सहायक संधि क्या है। और आपको ये भी बता दें, यहाँ पे जो टाइप है क्वेश्चन की, यहाँ पे 3 टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो है अति लघु जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो लघु क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कवर करेंगे, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये भी जो है इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सवाल ये कवर हो जाएंगे। और इसके बाद जो है आपका एक डेट वाला आता है, तिथि वाला आता है, ये भी जो है कवर करेंगे। साथ साथ में बहुविकल्पीय सवाल जो है ये भी आपका कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि जो है आपको एक ही बार में याद हो जाए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है सहायक संधि के बारे में। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि सहायक संधि आखिर है क्या, ठीक है। फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इन्हें इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सहायक संधि क्या है। देखिए, 1798 में लॉर्ड वेलेंजले के द्वारा देसी राज्यों या रियासतों को हड़पने के लिए एक संधि का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। अब आपको दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 1798 में, अब यहाँ पे बहुकल्पीय में सवाल पूछा जा सकता है कि सहायक संधि कब लागू की गई थी। तो 1798 में किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेंजली के शासनकाल में लागू हुआ था। तो 2 सवाल यहाँ पे, पहला ये बन गया। तीसरा सवाल बनेगा सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, ये सवाल बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 1798 की बात है, लॉर्ड वेलेंजली का शासनकाल है, और इस शासनकाल में जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों का मतलब जो रजवाड़े शासन हैं, उन रजवाड़ों शासन को हड़पने के लिए, यहाँ पे बात कही गई, हड़पने के लिए एक संधि का प्रारूप तैयार किया गया, और जो प्रारूप तैयार किया गया वही सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल आसान शब्दों में आपको बताऊं, जैसे मान लो कि ये लॉर्ड वेलेंजली है, यानी एक अंग्रेज अधिकारी है। इसने क्या कहा कि जो जितने सारे रजवाड़े शासन है, जो देसी रियासतें हैं, उनको हड़पने के लिए एक प्रारूप तैयार किया, ठीक है। एक प्रारूप, एक मॉडल तैयार किया कि किस प्रकार से हमें इन राज्य को हड़पना है। जो प्रारूप तैयार किया गया, एक संधि बनाई गई कि इस प्रकार से हम काम करेंगे, और वही संधि सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला, सहायक संधि जो होता है वो देसी राज्य को हड़पने के लिए एक संधि बनाई गई है, जिसे जो है सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड वेलेंजली के शासनकाल में। कब? 1798 में, ठीक है। ये अगर 3 बातें ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं कि सहायक संधि क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सहायक संधि के प्रमुख बिंदु के बारे में। यानी हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, अगर आपसे विशेषताएं पूछ लें तो आप इसकी विशेषताएं जो है प्रमुख बिंदु के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या विशेषता है? चलिए पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने है कि संधि करने वाले राज्य को एक ब्रिटिश सैनिक रेजिमेंट अपने यहाँ रखना होता था। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि संधि करने वाले राज्य को एक ब्रिटिश सैनिक रेजिमेंट अपने यहाँ रखना होता था। मतलब जैसे राजा है, ठीक है, राजा है, और ये मान लो अंग्रेज अधिकारी है, ठीक है।
इस राजा ने इस अंग्रेज अधिकारी से एक संधि की। संधि का मतलब मेल होता है, ठीक है, संधि का मतलब मेल होता है, जुड़ना होता है। राजा ने इस अंग्रेज अधिकारी से एक संधि की कि आप हमारे जो है शासन को देखिए, संभालिए। राजा ने अंग्रेज से जो है एक संधि कर लिया, ठीक है, एक मिलजुल कर एक समझौता कर लिया। जब समझौता हुआ तो अंग्रेज ने कहा कि आपको एक काम करना होगा। अंग्रेज ने कहा एक काम करना होगा, रेजिमेंट अपने यहाँ रखना होता है, मतलब कि जो ब्रिटिश सैनिक है उसका पूरा एक जो बटालियन जो है राजा को अपने राज्य में रखना होता था, ताकि जो है उसका देखभाल कर सके। तो यही इसका पहला पॉइंट है कि संधि करने वाले जो राज्य होते थे वो ब्रिटिश सैनिक जो होते थे, जो रेजिमेंट होते हैं, जो बटालियन होता है, उनका जो गुट होता है वो राजा के यहाँ रखना होता है, ताकि उसकी जो पहरेदारी किया जा सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, सैनिक रेजिमेंट का व्यय यानी जो खर्च होगा वो सहज संधि करने वाले राज्य को वहन करना होता था। यानी जैसे मान लो राजा जो राजा होता था, वो राजा जब किसी अंग्रेज अधिकारी से जो है अपना संधि करता था तो राजा ही उस जो है रेजिमेंट यानी जो बटालियन होती, जो सैनिक होती थी, उसका पूरा खर्चा राजा ही देखता था। यही इसमें बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पे एक बात वही कही गई कि राजा जो होता था यानी सैनिक रेजिमेंट का व्यय जो होता था वो राज्य के द्वारा वहन करना होता था, यानी राजा के जो द्वारा वहन करना होता था, ठीक है, राज्य के जो राजा होते थे उनके द्वारा। अगला पॉइंट है, संधि करने वाले राज्य की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से अंग्रेज की रक्षा करेंगे। यहाँ पे दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे है कि संधि करने वाले राज्य, जो संधि करते हैं राज्य, वो चाहे बाहरी हो या फिर आंतरिक चुनौती आती है, वो अंग्रेज की रक्षा करेंगे, पूरी तरह से जो है अंग्रेज का मदद करेंगे, चाहे बाहरी से हो चाहे आंतरिक से हो, दोनों तरह से मदद करेंगे। तो ये 3 पॉइंट है सहायक संधि के रूप में। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके सामने। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। यानी जो 1857 में क्रांति शुरू हुई थी वो असफल क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण क्या था, उसी कारण को आपको बताना है। आप सभी जानते हैं कि 10 मई 1857 को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, मेरठ से हुई थी, ठीक है। ये मेरठ पड़ता है यूपी में। तो यूपी में मतलब कि दिल्ली के लगभग पास में है, 60-65 किलोमीटर दूर है दिल्ली से मेरठ। तो 1857 में क्रांति हुई थी और ये असफल हो गया था। आपने नाम सुना होगा, झांसी की रानी, मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, इन सभी का नाम आपने सुना होगा। ये सब जो हैं ये सब इस विद्रोह में शामिल थे और ये विद्रोह जो है काफ़ी हद तक चला था, आगे बढ़ा था, लेकिन ये असफल हो गया था, सफल नहीं हो पाया था। अगर ये सफल हो गया होता तो शायद अंग्रेज छोड़कर देश भाग गए होते और 1857 में देश आज़ाद हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो क्रांति हुई थी ये असफल हो गई। तो उसके पीछे कारण क्या था, क्या कारण था, यही हमको समझना है। सवाल 2020 में 2022 में सवाल पूछा गया है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको छोटा सा ट्रिक बता दें, ध्यान रखेंगे, सम विषम का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो सवाल 2020 में 2022 में पूछा गया है उसे 2024 में पूछे जाने की संभावना है बिल्कुल। क्या है, ये यहाँ पे आप दे सकते हैं 2020 में, यहाँ पे 2021 में नहीं पूछा गया है, फिर 2023 में नहीं पूछा गया है, फिर 2024 में पूछा जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ सम जो है संख्याएं चल रही हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में आप देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में जो सवाल 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, उसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2024 में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सम विषम का जो है ये फार्मूला चलता है। तो इससे अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको अति लघु में, बहुविकल्पीय में और इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया है अच्छे तरीके से। अब आपको हेडिंग को विस्तार में डिटेल में लिखना होगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या लिख सकते हैं। 1857 क्रांति के विद्रोह में जो असफलता हुई थी उसके पीछे कारण क्या है। पहला कारण आपके सामने है, क्रांतिकारियों का अलग अलग आंदोलन। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें, जैसे झांसी की रानी झांसी से अपना जो आंदोलन शुरुआत की थी, लखनऊ से शुरुआत हुआ था, बरेली से, मेरठ से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे अलग अलग शहरों से जो है ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अलग अलग शहरों से लोगों ने अलग अलग तरीके से आंदोलन शुरुआत किया था। जब अलग अलग लोग बटे हुए थे और इस प्रकार से आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, अगर ये सभी लोग एक साथ एकता में, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, ध्यान से बात को समझेंगे, कोशिश करेंगे, एकता में शक्ति होती है। जब अगर एक होकर लड़ते, ठीक है, सभी लोग एक होकर लड़ते, जो रजवाड़े शासन थे और रजवाड़े शासन जो है अगर भारत के जो ये क्रांतिकारी थे इनका अगर सहयोग करते तो हो सकता था कि आंदोलन कुछ और ही होता है। लेकिन ये जो लोग थे ये अलग अलग जो है अपना
लड़ रहे थे, अपने शहर की तरफ से लड़ रहे थे, अपने अपने रजवाड़े शासन की तरफ से लड़ रहे थे। जब अलग अलग लड़े तो सबसे बड़ा कारण यही हो गया कि अलग अलग लड़ने के कारण ये असफल हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें दफन कर दिया, मतलब मार दिया, और फिर इसके बाद ये आंदोलन जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो अलग अलग करते थे, इसीलिए जो है ये आंदोलन जो है अंग्रेजों ने दबा दिया और पूरी तरह से ये देश, पूरे देश में जो है अपना रूप नहीं ले पाया, और इसी कारण जो ये असफल हो गया। तो पहला कारण आप यहाँ पे लिखेंगे, क्रांतिकारियों का अलग अलग आंदोलन। दोस्तों को बता दें कि क्वेश्चन का जो हेडिंग होता है वही मेन आपका होता है, वही एग्जामिनर देखता है कॉपी चेक करते समय। अगर आप इसका जो है आंसर लिखे हैं और अपनी भाषा में लिखे, जैसे लिखेंगे क्रांतिकारी का आंदोलन जो है अलग अलग शहरों में होने के कारण जो है, जैसे झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब, ये अलग अलग लोगों ने जो है आंदोलन किया था, और उनके रजवाड़े जो शासन थे उनको सहयोग ना होने के कारण ये आंदोलन असफल हो गया। तो पहले पॉइंट में आप इसे आराम से लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, अन्य भारतीयों का असहयोग। देखिए जो आंदोलन करता थे, ये आंदोलन तो करते थे, लेकिन जो अन्य भारत के लोग थे वो सहयोग नहीं करते थे, असहयोग की भावना होती थी उनके अंदर कि हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का सहयोग ना मिलने के कारण भी जो है ये आंदोलन जो है असफल हो गया था। तो ये भी अन्य भारतीयों का असहयोग, ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। आराम से समझने की कोशिश करना, बहुत आसान शब्दों मैंने लिखा है और आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आसान भाषा में कुछ समझ भी आ जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अंग्रेजों के पास नवीनतम शस्त्र थे। देखिए जो भारत के जो क्रांतिकारी थे, जो लड़ रहे थे, उनके पास पुराने हथियार थे और ज़्यादा हथियार वगैरह नहीं थे जो है, लेकिन अंग्रेज जो थे उनके पास तोपें, बंदूकें, नई नई बंदूकें और तोपें, ये सब थे। तो जिसके कारण जो ये भी एक तरह से असफलता का कारण माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीयों के पास पुराने किस्म के शस्त्र होते थे। अंग्रेजों के पास जहां नवीन शस्त्र होते थे, वहीं भारतीयों के पास पुराने किस्म के शस्त्र होते थे, जो चलता नहीं था या फिर जो है उतना काम नहीं करता था, जिसके कारण जो है ये भी एक असफलता कारण माना जाता है। आगे देखिए, अंग्रेजों के पास रेल की व्यवस्था तथा संचार की सुविधा थी। देखिए भारत में जब अंग्रेज आए थे तो वो व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार के चक्कर में जो उन्होंने जो है अपना परिवहन तंत्र जो है विकसित किया। जैसे रेल की अगर बात करें तो रेलवे का विकास जो है अंग्रेजों ने किया अपनी सुविधा के लिए, अपने व्यापार के लिए। इस प्रकार से रेल की सुविधा, संचार की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा अंग्रेजों ने किया था, संचार की सुविधा। तो इस प्रकार से उनके पास सुविधा थी, लेकिन भारत के जो रहने वाले थे उनके पास ये सुविधा नहीं थी, जिसके कारण ये भी एक असफलता कारण माना जाता है। अगला पॉइंट ले सकते हैं, भारतीय देशी रियासतों के पास सैनिक कम थे और अंग्रेजों के पास सैनिक अधिक थे। देखिए अंग्रेजों के पास थोड़ा दिमाग था, भारत के पास दिमाग, मतलब भारत के लोगों के पास दिमाग था, लेकिन उतना उपयोग नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेज पढ़े लिखे थे और सक्षम थे, शिक्षित थे, जानते थे किस प्रकार से हमें भारतीयों को गुलाम बनाना है, और इसीलिए जो है वो तकरीबन 200 साल तक जो है वो देश में जो है कहीं न कहीं राज किए हैं। तो कहीं न कहीं अपने बौद्धिक क्षमता और जो है मानसिक शारीरिक क्षमता के आधार पर ही उन्होंने अपना शासन यहाँ पे जमाए रखा। तो यही होता है कि भारतीय देशी जो रियासत थे, यानी देशी रियासत जो रजवाड़े शासन थे, उनके पास सैनिक कम होते थे, अंग्रेजों के पास सैनिक ज़्यादा होते थे, जिसके कारण ये भी एक विद्रोह का जो है असफलता होने का कारण माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 पॉइंट हैं, अगर आप इसे आराम से लिखते हो, 4-5 लाइन बना कर लिखते हो, तो जो है आपका कम से कम जो है 2-2.5 पेज में तो आराम से इस आंसर को आप ले सकते हैं। एक तरीका को बता दें कि अगर आपसे ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 लिखा है, मतलब 6 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसका एक डायग्राम बना लेना। ठीक है, इसका एक जो है आप डायग्राम बना लेना, और डायग्राम बना के फिर इसके बाद जो है आप इसको लिखना। इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे फ़ायदा ये होगा, इससे देखिए पेज भरता है, ठीक है, और एग्जामिनर को नहीं लगेगा कि आपने पेज भरा, क्योंकि आपने डायग्राम बनाया है। और दूसरी बात है, आपका आंसर उन सबसे अलग होगा जो रट्टा मार के गए हैं, उन सबसे बेहतरीन आंसर होगा जो कहीं न कहीं अपनी भाषा में या फिर जो है कहीं नहीं ऐसे फालतू तरीके से लिखे हैं, बस ऐसे मतलब घसीट दिए हैं, लिखे हैं। लेकिन आप डायग्राम बना के लिखे हैं, कुछ अलग लिखे हैं, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये एग्जामिनर से नंबर खींचने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रथा से क्या आशय है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे आप लिखेंगे। 2 नंबर का सवाल है, यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं इसको। महालवाड़ी प्रथा एक प्रथा चली थी, जैसे आपने नाम सुना होगा सती प्रथा का, है ना। सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा वो होता है जिसमें किसी पति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसके जो है पत्नी को भी उसके जो है चिता पे जला दिया था, तो सती प्रथा चलती थी। इसको ख़त्म किया गया।
ऐसे ही सती प्रथा की तरह एक भी प्रथा और है जो महालवाड़ी प्रथा के नाम से जानी जाती है। आपने सती प्रथा के बारे में जाना होगा, सुना होगा, लेकिन महालवाड़ी प्रथा क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में जमींदार प्रथा का एक संशोधित रूप है। अब ध्यान से बात को समझेंगे। उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर पश्चिम भारत की बात हो रही है, यानी पंजाब हरियाणा जो क्षेत्र आता है ये उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान वाला जो क्षेत्र आता है ये उत्तर पश्चिम भारत के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जमींदारी प्रथा चलती थी, उसी जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप है। संशोधित मतलब क्या होता है? संशोधित रूप का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई एक लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है, नॉर्मल जो है ये लड़की अपना जो है शादी से पहले रहती है, लेकिन जैसे शादी होती है तो शादी के बाद ये लड़की में कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव होता है कि नहीं बदलाव होता है। आप कहोगे बिल्कुल बदलाव होता है। तो जो बदलाव होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो बदलाव होता है वही जो है संशोधित होता है। संशोधित मतलब बदलाव होना, उसमें कुछ रूप में परिवर्तन होना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जमींदारी प्रथा का एक बदलाव रूप था जिसे जो है महालवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता था। अब आगे क्या है? इस प्रथा में मालगुजारी अलग अलग गांव के महलों के आधार पर जमींदार या उन परिवारों के मुखिया के साथ किया जो सामूहिक रूप से उस गांव के महल के स्वामी थे। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बात कही गई है, ये जो प्रथा है ये प्रथा मालगुजारी मतलब कि जो है, यानी मान लो किसान है, ठीक है, किसान है, ये किसान खेती करते थे और ये किसान जो है खेती करने के बाद जो भी उपज होती थी इसका कुछ हिस्सा उस जमींदार को देते थे, ठीक है, ताकि जो है जमींदार, क्योंकि जमींदार नियुक्ति किए थे अंग्रेज ने, ठीक है। और इसके बाद जो है यही जमींदारी की जो प्रथा बदल गई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रथाएं चलती थी, जैसे जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा। तो महालवाड़ी जो प्रथा है ये उत्तर पश्चिम भारत में चलती थी, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे चलती थी। तो यहाँ पे इसे महालवाड़ी कहा जाता है और ये भी एक प्रकार की मालगुजारी है, यानी जो किसानों से धन वसूलने की प्रथा थी यही महालवाड़ी प्रथा कहलाती थी। यहाँ पे एक शब्द में आप लिख सकते हैं कि महालवाड़ी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो जमींदारी की संशोधित प्रथा है। इसमें भी मालगुजारी जो है वसूलने के लिए एक प्रथा चलाई गई थी। तो यहाँ पे आराम से अपने भाषा में से आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब हुआ था, ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूं, आप इसको जरूर देखें एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, थॉट, विचार। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका 2024 में जो बोर्ड परीक्षा ये होने वाला है फरवरी में, इसमें आपके क्या सिद्धांत हैं, आपका क्या विचार है? आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं या फिर जो है फेल होना चाहते हैं? तो आपका क्या विचार है, क्या थॉट है आपके मन में? जो आपके मन में थॉट होगा, जो विचार होगा, वही आपका सिद्धांत है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे 90% अचीव करना है, मुझे अच्छे नंबर से पास होना है। तो जो मन में आपके विचार होंगे, जो थॉट होंगे, वही सिद्धांत होता है। और इस सिद्धांत के बारे में पूछ रहा किसकी सिद्धांत? आंसर होगा आर्य समाज की सिद्धांत। तो क्या है सिद्धांत, आइए समझते हैं इन सिद्धांतों को। देखिए, इन्होंने कहा है कि अविद्या का नाश और विद्या का वृद्धि करना, यही इनका सिद्धांत है। इन्होंने कहा है जो अविद्या है, अविद्या का मतलब क्या है? जो हमारे पास अज्ञानता है, उस अज्ञानता का नाश करना है, और जो विद्या है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसमें वृद्धि करना है। ये इसका प्रमुख सिद्धांत हो जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। आर्य समाज के लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उन्नति में अगर उन्नति करता है तो उसे अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें समाज को भी देखना चाहिए। और जो है अगर समाज उन्नति करता है तो उसमें उसकी खुशी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है, समाज गर्त में जा रहा है, तो ये आर्य समाज का सिद्धांत नहीं है। आर्य समाज कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी उन्नति करता है तो ये संतुष्ट नहीं रहना चाहिए उन्हें। हमारे अंदर समाज में उन्नति की भावना होनी चाहिए कि समाज के ताना उन्नति कर रहा है। लेकिन आज के डेट में क्या है? आज के डेट में लोग अपना चाहते हैं कि अपना भला हो, अपना जो है फायदा हो, दूसरा भाड़ में जाए, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट दोस्तों आप ले सकते हैं कि वेद सब सत्य विदाओं की पुस्तक है, वेद पढ़ना सुनना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य लोग मानते थे, आर्य के सिद्धांतों में कहा गया है कि अगर हम वेद पढ़ते हैं तो यही सत्य विधाओं की एक पुस्तक माना जाता है, और वेद को पढ़ना सुनना ये आर्य का परम धर्म है, इसे सुनना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, ये इसके प्रमुख सिद्धांतों में माना जाता है।
अगला पॉइंट है सत्य और असत्य पर विचार करना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, इस पर विचार करना चाहिए। विचार करके तब हमें डिसीजन लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सिद्धांत में मानते हैं आर्य समाज के लोग कि सत्य और असत्य पे हमें विचार करना चाहिए, तब जाके फैसला लगाना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है। अगला पॉइंट है संसार का उपकार करना इस समाज के मुख्य उद्देश्य है। देखिए आर्य समाज लोग मानते हैं कि अगर हम संसार का उपकार करें, संसार का उपकार करते हैं, समाज का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि संसार में कोई अलग नहीं है, सब आपस में एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, जो पूरी दुनिया है वो एक है और वहाँ पे रहने वाले सब एक परिवार की तरह हैं। लेकिन ऐसा लोग मानते नहीं हैं, लेकिन आर्य समाज ऐसा मानता है। तो दोस्तों ये कुछ 5 सिद्धांत थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका आपके सामने। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है यहाँ पे कि सन 1855 के संथाल विद्रोह के कारण बताइए। अथवा करके इसी सवाल को आपसे पूछ सकता है कि संथाल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। अब सवाल यहाँ पे ये है कि 1855 में एक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। उसका कारण क्या था और विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? संथाल के द्वारा हुआ था। सवाल दोस्तों यहाँ पे ये कि संथाल है क्या, तो आपको जानकारी के मुताबिक बता दें पहले ही कि संथाल एक जनजाति का नाम है। ठीक है, संथाल एक जनजाति का नाम है। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जवाब इसका होगा झारखंड में। सबसे ज़्यादा जनजाति जो पाई जाती है वो झारखंड में पाई जाती है। इसके बाद उड़ीसा का नाम आता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस पूरे बेल्ट में जो है संथाल जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अब ये संथाल जनजाति के लोग विद्रोह किए थे और ये विद्रोह करने का कारण क्या था, यही हमें बताना है। दोस्तों को बता दें कि अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा ना, तो आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको आराम से बनाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा। आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो कि आपका ये 90% टारगेट है, ठीक है, आपका 90% टारगेट है। एक सीधा सीधा रास्ता कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक रास्ता और है जिसे थोड़ा घुमा के इसको पाना है। अब देखिए बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, वो थोड़ा सा घुमाएगा ताकि बच्चे जो हैं घूम जाए उसी में, और उनको समझ में नहीं आता है तो समझने की कोशिश करना आप लोग। तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे संथाल जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ये जो जनजाति है, ये जनजाति का नाम है संथाल, और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा में यहाँ पाए जाते हैं लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, संथाल ने जिस भूमि को कृषि योग्य बनाया उस पर खेती करना शुरू की, उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। ठीक है, साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने पर की सूरत में ज़मीन पर ही कब्जा कर रहे थे। इसके लिए 1855 में संथाल के विद्रोह किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि संथाल का विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ से निकल कर आएगा। दूसरा पूछ लेगा कि 1855 में किस जनजाति के द्वारा विद्रोह हुआ था, तो संथाल जनजाति के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं आपको कैसे। देखिए अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इसमें जो बातें यहाँ पे कही गई है इसका निचोड़ क्या है। आपको बता दें निचोड़ क्या है। संथाल जो जनजाति के लोग थे वो अपनी भूमि पर कृषि करते थे। पहला पॉइंट, अपनी भूमि पर जब कृषि करते थे तो सरकार ने क्या किया, उनकी भूमि पर कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। ठीक है, टैक्स लगा दिया। अब जब टैक्स लगा तो देखिए यहाँ पे साहूकार जो लोग थे वो बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। ठीक है, जो साहूकार होते थे वो ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। अब हुआ क्या कि अगर वो ब्याज अदा नहीं कर पा रहे थे तो उनके ज़मीन पर ही कब्जा कर रहे थे। अब भैया सिंपल सी बात ये है कि आप देखिए, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप अपने ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। ठीक है, खेती कर रहे हैं। अब सरकार ने कहा कि देखो जो आप खेती कर रहे हैं इस खेती पर जो है हम जो है 10% मान लेते हैं, 10% ब्याज लगा रहे हैं। ठीक है, जो खेती करेंगे इसका 10% हिस्सा आप हमें देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो क्या करेंगे, उस पर और टैक्स लगा देंगे और कर लगा देंगे। तो किसान क्या करेंगे, किसान मजबूर हो जाएगा और कर्जे में डूब जाएगा। जब कर्जा नहीं चुका पाएगा
तो सरकार क्या करेगा, वो ज़मीन हड़प लेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका ज़मीन कोई हड़प लेगा तो क्या आप विद्रोह नहीं करेंगे, चुप मार के बैठेंगे? नहीं भैया, लाठी नकुल चल जाएगा, है ना। तो 1855 में जो है ये संथाल की जनजाति के लोग विद्रोह इसीलिए किए थे क्योंकि उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था और साहूकार ऊंची ब्याज दर लगा रहे थे, जिससे वो परेशान हो गए थे और परेशान होकर ये 1855 में विद्रोह किए थे। ठीक है, आगे देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था और क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 नंबर का सवाल है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जो है यह हत्याकांड हुई थी। 1 नंबर का सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी कहानी मैं आपको इसको बता दूं, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। 13 अप्रैल की बात है। हर साल बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। किसका त्यौहार? सिख धर्म में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है और आज भी मनाया जाता है हर साल 13 अप्रैल को। बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था जलियांवाला बाग में और उसी टाइम पे उसी जलियांवाला बाग में एक जनसभा चल रही थी, आंदोलन चल रहा था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के लिए जो है वहाँ पे छोटा सा आंदोलन चल रहा था। इसी टाइम पे अमृतसर का एक गवर्नर जनरल था, इसका नाम था डायर। ठीक है, डायर मत भ्रो जो है। तो यहाँ पे जनरल डायर जो था ये अमृतसर के गवर्नर था, उस टाइम पे नियुक्त था और इसको कहीं से भनक लगा कि भारतीय हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बिना कोई शोर किए, बिना कोई आवाज़ किए, बिना कोई सूचना दिए जलियांवाला बाग में पहुंच गया और पूरे बाग को जो है यहाँ पे जो मेन गेट लगा था उसी गेट पे जाके चारों तरफ से घेर लिया उनको। ठीक है, और यहाँ पे सभी लोग बैठ के जो है अपनी जनसभा चल रही थी उसमें, और यहाँ पे खड़ा होकर जनरल डायर यहाँ पे लोगों पर फायरिंग कर देता है और हज़ार लोग की मौत हो जाती है और यही घटना प्रसिद्ध हो जाती है 13 अप्रैल 1919 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। सवाल दोस्तों अगला आता है कि काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग की तरह दोस्तों काकोरी कांड भी हुआ था। 9 अगस्त की बात है। ठीक है, 9 अगस्त 1950 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर काकोरी कांड हुआ था। तो पहला सवाल दोस्तों आपका यही बन जाता है कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले की काकोरी रेलवे स्टेशन पर एक कांड हुआ था। इसमें सहारनपुर और लखनऊ पैसेंजर ट्रेन के सरकारी खजाना लूट लिया गया था और इसमें लूटने में जो आम भूमिका निभाए थे वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ये प्रमुख थे। तो यहाँ पे एक कांड हुआ था और काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में काकोरी रेलवे स्टेशन पर जो है एक ट्रेन को लूट लिया गया था, उसके जो खजाने थे वो लूट लिया गया था। तो ये भी घटना जो है प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल है खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन में किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे? अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये 1920 में शुरुआत इसकी हुई थी। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरुआत हुआ था। खिलाफत आंदोलन की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे भारतीय आंदोलन मुसलमानों के द्वारा एक आंदोलन था। तुर्की में मुसलमानों के धर्मगुरु खलीफा को पद से हटा दिया था अंग्रेज़ों ने, जिसके खिलाफ जो है जिसके लिए मुसलमानों ने खलीफा के लिए जो है आंदोलन शुरुआत की थी। इसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आपको बताया दोस्तों कि 1920 में एक घटना घटी थी कि जो देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि अगर भारत की बात करें कि चूँकि ये जो है 2 देशों की बात है, भारत और तुर्की की। ठीक है, थोड़ा सा विशेष तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, तुर्की एक देश है, भारत एक देश है। तुर्की में जब खलीफा को पद से हटाया गया था तो तुर्की में भी अंग्रेज़ थे और भारत में भी अंग्रेज़ थे। तुर्की में मुसलमान थे और भारत में भी मुसलमान थे। अंग्रेज़ दोनों जगह थे। यहाँ पे दोनों जगह कॉमन थे। कौन? अंग्रेज़। यहाँ पे दोनों जगह अंग्रेज़ थे। ठीक है, दोनों जगह यहाँ पे अंग्रेज़ थे प्लस दोनों जगह जो है मुस्लिम थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब उनके धर्मगुरु को यानी जो है मुस्लिम के धर्मगुरु खलीफा को उनके पद से हटा दिया अंग्रेज़ों ने, तो तुर्की के मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। अब जब तुर्की के मुसलमानों ने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो भारत के मुसलमानों ने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। चूँकि अंग्रेज़ भारत में भी थे और तुर्की में भी थे और मुसलमान तुर्की में भी थे और भारत में भी थे, इसीलिए सब मिलकर जो है ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरुआत किया था, क्योंकि मुसलमानों के जो धर्मगुरु थे खलीफा को उनके पद से हटा दिया था और इसके बाद जो है ये खिलाफत आंदोलन शुरुआत
हुई थी। तो 1920 में शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपकी पूरी तैयारी सभी सब्जेक्ट का करा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा इस टाइम पे बिजी चल रहा हूँ मैं, इसलिए जो है हर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपको जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छे तरीके से मैं करवा दूँ। इसका PDF आपको चाहिए, अगर इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम पे जो है आपको ये पूरा PDF अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।